हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार कल के रिकैप पर नजर डाल लेते हैं कि कल क्या हुआ था। चलिए देखते हैं। युवराज और रोशनी आश्रम में कठिन मुकाबलों से गुजर रहे थे, जहां उनकी ताकत, धैर्य और समर्पण की परीक्षा हो रही थी। कई शारीरिक और मानसिक मुकाबलों के बाद दोनों एक दूसरे की क्षमताओं को समझ लिया और सच्चे फाइटर बन गए। सीनियर अभिमन्यु ने उन्हें एक टीम बनाकर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भेजने का निर्णय लिया, जहां उनकी पहचान छिपाकर सिर्फ उनको नंबर ही दिया गया, 089 और 221। अब मुकाबले में हार और तब सिर्फ मानी जाएगी तब वो खुद स्वीकार करेंगे। अब आगे 311वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद वो लोग सभी नाश्ता करने के लिए आ गए। नाश्ता करने के बाद सीनियर अभिमन्यु ने युवराज और रोशनी को मार्शल आर्ट एकेडमी की ओर चलने का संकेत किया। ये एकेडमी शिमला में मध्य स्थित थी, जहां पर हर वर्ष प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। यह प्रतियोगिता न केवल स्थानीय लेवल पर बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि यह प्रतियोगिता तय करेगी कि कौन आगे चलकर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भाग लेने के योग्य है। सीनियर अभिमन्यु ने अब तक अपने किसी भी शिष्य को इस प्रतियोगिता में नहीं उतारा था, इसलिए यदि युवराज और रोशनी इसमें जीतते हैं तो अभिमन्यु के पास चैंपियनशिप में प्रवेश करने की सिफारिश का कोई अवसर होगा। शिमला की यात्रा के दौरान बस की खिड़कियों से हिमालय की सुंदर वादियां दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा और पहाड़ों की शांति ने सभी को मंत्रमुग्ध भी कर दिया था। रोशनी, जो आमतौर पर गंभीर रहती थी, वो भी इस प्राकृतिक सौंदर्य में खो गई थी। युवराज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शिमला की खूबसूरती सच में अद्भुत है ना रोशनी। रोशनी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, हाँ, यहाँ की शांति और सुंदरता मन को सुकून दे रही है। अकेडमी पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां पहले से कई पार्टिसिपेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। विभिन्न राज्यों से आए ये पार्टिसिपेंट्स अपने अपने मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। सीनियर अभिमन्यु ने युवराज और रोशनी को निर्देश दिया, तुम दोनों अपने मास्क पहन लो और अपने अपने कंटेस्टेंट नंबर याद रखो। यहाँ तुम्हारी पहचान गुप्त रहेगी और तुम्हें केवल अपने नंबर से पहचाना जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोनों को प्रतियोगिता के लिए एंट्री जोन पर ले गए। अभिमन्यु जी ने जैसे ही युवराज और रोशनी को एंट्री जोन के पास लेकर गई, उन्होंने बिना कुछ कहे दोनों की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी और फिर तेज कदमों से विपरीत दिशा में बढ़ गए। शायद वो जानते थे कि अब उनका काम खत्म हो गया है और आगे की राह उन शिष्यों को स्वयं ही तय करनी होगी। अभिमन्यु अब बाकी आश्रम के गुरुओं से मिलने जा रही थी, एक ऐसा मेल जहां भविष्य की राहें तय होंगी। युवराज और रोशनी अब उस एंट्री जोन की तरफ बढ़ने लगे, जहां से असली परीक्षा शुरू होनी थी। उनका चलना अब किसी साधारण इंसान का नहीं बल्कि एक फाइटर का चलना था। एंट्री काउंटर पर पहुंचते ही एक युवक, जो कि प्रतियोगिता का वॉलेंटियर था, उसने आगे बढ़ने से उन्हें रोक दिया। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक बारीकी से देखा, जैसे उनकी योग्यता को आंखों ही आंखों में तोल रहा हो। तुम दोनों को पता भी है यहाँ क्या होने वाला है? उसने व्यंग्य से और संदेह भरे स्वरों में उनसे कहा। रोशनी ने बिना झिझक और साहस भरे स्वर में कहा, शिवाय आश्रम की ओर से हम दोनों मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं। शिवाय आश्रम का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम से चमक दौड़ आई, जैसे अचानक किसी जानी पहचानी हुई शक्ति का एहसास कर रहा हूं। ओह, तो आप कंटेस्टेंट नंबर 221 हैं और यह आपके साथ 089 है ना? उसने रजिस्टर की ओर देखते हुए पूछा। जी, मैं ही 221 हूं और आपने सही पहचाना है। रोशनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, आइए मेरे साथ आइए। कहकर वो वॉलंटियर उन्हें एक कमरे की ओर लेकर गया। कमरा बहुत साधारण था, लेकिन दीवारों पर सजे बैज और प्रतीक चिन्ह उस स्थान की गरिमा को बढ़ा रहे थे। हर एक बैज पर एक विशेष आश्रम का प्रतीक था। शेर, बाज, नाग, कमल और अन्य कई कई रहस्यमय चिन्ह थे। वॉलंटियर ने 2 बैज उतारे जिन पर सुनहरे रंग का शेर उकेरा गया था। उन्होंने उस बैज को रोशनी और युवराज की ओर बढ़ाते हुए कहा, आप दोनों को ये बैज पहनने होंगे, यही आपके आश्रम की पहचान है। साथ ही आपको हर समय मास्क पहनकर रखना होगा। यह प्रतियोगिता पूरी तरह से गुप्त रखी गई है। सरकार की ओर से मार्शल आर्ट के नियमों को लेकर बहुत सख्ती बरती जा रही है। फिर उसने एक साहस भरते हुए फिर कहा, लेकिन प्रतियोगिता का एक नियम है, हर फाइट में जो हार जाएगा उसका मास्क जीतने वाले के सामने उतारना होगा और उसका आश्रम सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। इस नियम को आप भली बात याद रखिएगा। रोशनी ने उस बैज को अपने कमरबंद पर बांध लिया। मास्क हाथ में लेते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शायद वो लंबे समय से ही चाहती थी कि किसी प्रकार वो अपने गुरु का नाम, अपने आश्रम की पहचान सबके सामने लाई। यह नियम उसके लिए इस एक अवसर था और गुरु की महत्ता दिखाने का सुनहरा मौका भी। वही युवराज शांत खड़ा था,
उसने वॉलेंटियर की आंखों में झांका और जो अब तक सिर्फ रोशनी से बातें कर रहा था। युवराज ने वो बैच लिया और एक बार अपनी मुट्ठी में कसकर थामा, जैसे किसी कसम की तरह। उसे फिर से अपने जामुनी बेल्ट पर टांग लिया। वॉलेंटियर अब भी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते उसकी निगाह फिर से रोशनी पर पड़ी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मन ही मन कुछ बड़बड़ाया, शायद कुछ तुच्छ विचार या कोई पूर्वग्रह। ये पतली दुबली सी लड़की क्या कर पाएगी यहाँ? लगता है शिवाय आश्रम वालों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। फिर उसने अपनी बात स्पष्ट रूप से कह ही दी। वैसे आपकी जैसी खूबसूरत नाजुक कली इन राक्षसों के बीच मुकाबला क्या कर पाएगी? आपको डर नहीं लगता क्या? रोशनी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजर अब भी उन्हें एक कमजोर सुंदरता खोज रही थी। लेकिन रोशनी ने अपनी कलाई पर बंधी पट्टे को कसते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उसकी यह नहीं सिर्फ उत्तर नहीं था, एक ऐलान था साहस और नारी शक्ति का। युवराज, जो अब तक मौन खड़ा था, ये सब देख रहा था, वो समझ चुका था कि वॉलेंटियर की रुचि सिर्फ रोशनी में थी। उसके प्रति उसका नजरिया एकदम उपेक्षापूर्ण था और वो बार बार सिर्फ रोशनी से प्रश्न करता और सुझाव देता, तारीफें करता और युवराज को जैसे वो कोई छाया ही मान रहा था। लेकिन युवराज ने इसे कोई पर्सनल नहीं लिया। उसके चेहरे पर एक ठंडा सा धैर्य था। वो जानता था कि जवाब अब उसके शब्दों से नहीं और पराक्रम से दिया जाएगा। दोनों ने बैज लिए और अब एक दूसरे की ओर मुड़े, मुस्कुराए और हल्की सी कसरत शुरू की और हवा में घूमते हुए पाँव की गति को आजमाते हुए, जैसे शरीर को उस प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हों। उन्हें प्रैक्टिस करते देखकर वॉलेंटियर भी थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने रोशनी की ओर फिर से देखा और कहा, वैसे मैंने शिवाय आश्रम के गुरु अभिमन्यु जी के बारे में बहुत सुना है। मैं जानता हूं कि वो किसी ऐसे घोड़े की दांव नहीं लगाते जो उन्हें उम्मीदों पर खरा न उतर सके। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगी। रोशनी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, थैंक यू। उसने स्वर में संयमित रखा और ना झिझक की और ना अपने नारी फाइटर की कॉन्फिडेंस से भी भरी विनम्रता से कहा। अब वॉलेंटियर ने प्रतियोगिता के आगे के नियम बताने शुरू कर दिए। अब जी ज्यादातर वो रोशनी से ही बातें कर रहा था। युवराज नोट कर रहा था कि वो सिर्फ जरूरत से ज्यादा ही उसको देख रहा था। लेकिन एक बार की शिकायत युवराज के भीतर कहीं नहीं थी। उसका ध्यान अब भी सिर्फ उस प्रतियोगिता पर था जहां हर क्षण, हर एक सांस निर्णायक होने वाली थी। वॉलेंटियर ने आगे कहा, इस प्रतियोगिता को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद आए हैं, लेकिन दर्शक मंच अलग है। प्रतियोगिता जमीन के नीचे बने विशेष एरिना में होगी, जहां सिर्फ चयनित जज, आयोजक और फाइटर्स ही पहुंच सकते हैं। आपको वहां पहुंचने के लिए एक विशेष पास दिया जाएगा। उसने फिर दो कार्ड्स निकाले जिन पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, वीर सन्नधि फाइटर पास। उन्हें वो कार्ड के सौंपते हुए उन्होंने कहा, आप दोनों अब मुख्य प्रवेश द्वार से सीधा व्योमा पथ पर जाएंगे। वहां से सीढ़ियां उतरकर आपको बेस एरिना मिल जाएगा। वहां पर हर कंटेस्टेंट को एक अलग अलग कक्ष दिया गया है, जहां वो अपने मन, शरीर और आत्मा को फाइट के लिए तैयार कर सकता है। युवराज और रोशनी दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। भीड़ के उस समंदर में खड़े होकर जब वॉलेंटियर ने प्रतियोगिता के नियम समझाने शुरू किए तो रोशनी और युवराज ने अनायास से एक दूसरे की ओर देखा। इसके बाद उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। सचमुच वहां मेला सा लग रहा था। हर ओर विभिन्न आश्रम से आए कंटेस्टेंट, कोई अपने शस्त्रों की धार देख रहा था तो कोई ध्यान की मुद्रा में बैठा था, तो कोई हवा में हाथ चलाकर अपने वार की धार को आजमा रहा था। भारी भीड़ के बीच एक गूंज ऊर्जाओं और संकल्पों की अदृश्य भय से भरी हुई थी। लेकिन तभी युवराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर कुछ हिला, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। ये वह भावना वैसी ही थी जैसे उस दिन ढाबे पर महसूस हुई थी। वही पुरानी धड़कनें, वही कंपकपी और वही माही। नहीं, नहीं, ये तो... उसके होठों पर खुद ब खुद माही का नाम आ गया। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। उसकी आंखें हर कोने को एक पहचान की तरह ढूंढ रही थी, कोई चेहरा जो उसको सामने दिखाई नहीं दे रहा था। भीड़ के बीच कई लड़कियां थी और सबने मास्क पहन रखा था, लेकिन कोई भी वैसी नहीं लग रही थी जैसे माही थी। युवराज का मन मन ने खुद से सवाल करने लगा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? क्यों लग रहा है कि जैसे माही यहीं कहीं है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? वो तो... उसकी सोचों में हलचल मच गई। आंखें खुली की खुली रह गई और मन भटक रहा, जैसे समय थम सा गया हो। तभी एक धीमी और साफ आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। युवराज चौंक गया। उसने तुरंत उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। एक लड़की खड़ी थी, वॉलेंटियर से कुछ पूछ रही थी। उसने भी मास्क पहन रखा था। उसका होलिया बाकी कंटेस्टेंट से अलग था। उसकी कद काठी, उसकी चाल और सबसे बढ़कर उसकी आवाज बिल्कुल अलग रही थी। युवराज एकदम ठिठक गया। उसके भीतर वही फिर से तूफान उठ गया। उसके होठों से एक शब्द निकला, माही। और जैसे यह नाम उसके मुंह से फूटा, उस लड़की ने पलट कर देखा।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें हल्के से खुली और मांस के ऊपर से झांकते हुए उन आंखों के बीच की चमक युवराज को एक पल के लिए रोक कर रख गई। जी, आपने मुझे बुलाया? उस लड़की ने धीमे स्वर में पूछा। युवराज का दिल मानो थम सा गया था। उसके सामने एक बाउंडर यादों का घिर गया था। उसने युवराज ने भर्राई हुई आवाज में कहा, माही, माही तुम आ गई। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये माही थी या फिर कोई और ही लड़की माही के नाम की ही थी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों 312वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज का दिल मानो थम सा गया था। उसके सामने एक बाउंडर सा आ गया था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, माही, माही तुम आ गई। लड़की एक पल चुप रही, फिर एकदम संयमित स्वर में बोली, कौन माही? मैं किसी माही को नहीं जानती। युवराज जैसे ताज्जुब से भरा पत्थर बन गया, लेकिन उसने तुरंत पूछा, फिर जब मैंने माही कहा तो पलटकर क्यों देखा तुमने? उस लड़की ने एक पल के लिए चुप्पी के बाद कहा, मुझे लगा आपने मुझे बुलाया है। मैंने तो नाम नहीं सुना था। मैं किसी माही को नहीं जानती और मैं तो बस इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हूं। उसने फिर शांत स्वर में कहा। युवराज ने एक लंबी सांस ली। अब उसने उस लड़के को ध्यान से देखा। उसकी चाल, उसके खड़े रहने का तरीका, उसकी आंखें, सब कुछ माही के जैसा ही लग रहा था और उसको उसकी उपस्थिति में ऐसा ही एहसास हो रहा था कि जैसे माही है। पर तभी मन में एक और आवाज आई, शायद मैं पागल हो गया। मुझे ही माही का भ्रम रहने लगा है। अगर वो जिंदा होती तो मुझसे दूर कैसे रह सकती थी? युवराज ने खुद को समझाने की कोशिश की। वो लड़की अब वॉलेंटियर के पास खड़ी थी, अपना पंजीकरण करा रही थी। तभी वॉलेंटियर ने कहा, अब जब ये कंटेस्टेंट नंबर 193 भी आ गई है तो तुम तीनों को प्रतियोगिता के नियम बता देता हूं। उसने एक बैज उस लड़की को थमाया और तीनों की ओर देखकर फिर बोला, हर दिन एक कंटेस्टेंट की 3 फाइट होंगी। फाइनल में जाने के लिए हर फाइट जीतनी जरूरी है। एक टीम सामने वाली पूरी टीम को चैलेंज कर सकती है और एक टीम में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग हो सकते हैं। टीम आपको मेरे पास ही रजिस्टर करानी होगी और हाँ, अगर कोई अकेला है तो उसे भी टीमों से ही फाइट करनी पड़ेगी। मैं सुझाव दूंगा कि कोई भी अकेला इस प्रतियोगिता में ना उतरे। ये शब्द उसने साफ तौर पर कंटेस्टेंट नंबर 193 की ओर देखते हुए कहा, मानो उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसकी आंखों में बस सन्नाटा था। तभी युवराज को एक विचार आया। उसने उस लड़की की ओर देखा और बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, मैडम अगर आप अकेली हैं तो आप हमारी टीम में आ सकती हैं। रोशनी ने तुरंत तेज नजर से युवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में नाराजगी थी। ये तुम क्या कह रही हो युवराज? ये हमारी टीम में कैसे आ सकती है? मैं ऐसे किसी को भी अपने बिना जांचे परखे अपनी टीम में नहीं ले सकती। वातावरण एकदम ठहर सा गया था। युवराज ने रोशनी की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं बल्कि भावना थी। उसने रोशनी से कहा, मुझे इसकी आंखें देखकर किसी अपने की याद आ रही है। लेकिन रोशनी की नजर सख्त थी। तुम ऐसे किसी भी अनजान लड़की को टीम में कैसे लेने की बात कर रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी आंखें तुम्हें किसी अपने की याद दिला रही है। हम एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में उतरने जा रहे हैं और तुम्हारा ये भावनात्मक रवैया हमें हार की ओर लेकर जा सकता है। युवराज ने फिर उस लड़की की आंखों में देखा, जिनमें अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ना खुशी थी और ना ही गम थी। काफी देर तक खामोश वो बनी रही और हवा में एक बेचैनी सी सनसनी भी फैल गई। कमरे की दीवारों पर सजे मास्क और बैग चमक रहे थे और सब कुछ मौन होकर आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा था। तभी वो लड़की मास्क पहने, आंखों में एक रहस्यमय गहराई लिए दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। उसके कदम सदे हुए थे, चाल में कॉन्फिडेंस था, चेहरे पर कुछ ऐसा भाव जो न अपमान का था और न ही सम्मान का। उसने कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं कि तुम लोगों की टीम में आने का। मेरे लिए तुम दोनों आपस में मत लड़ो। उसने सीधा और ठंडा सा जवाब दिया। युवराज और रोशनी दोनों एक पल के लिए चुप रहे। लड़की की आवाज में जो ठहराव था वो किसी शोर से कम नहीं था। और रही बात मेरी मार्शल आर्ट स्किल्स की, वो तो तुम्हें रिंग में अपने आप पता चल जाएगी। वो आगे बोली। उसके बाद उसके शब्द तीर की तरह हवा में तैरते हुए उनके आत्मसम्मान को छू गए। युवराज और रोशनी ने एक तेज सांस खींची, फिर अपने बालों को पीछे से झटका और कंधा सीधा करके वो तीखी हंसी के साथ एकदम रोशनी बोली, तब तक इंतजार करने की जरूरत ही क्या है? चलो मैं तुम्हें अभी के अभी इस प्रैक्टिस मैच में कर लेते हैं और अगर तुम जीत गई तो हमारी टीम के सदस्य ही नहीं कप्तान बन जाओगी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। वॉलेंटियर जो अब तक सिर्फ तमाशा देख रहा था, थोड़ी उत्सुकता से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान भी आ गई, जैसे कोई अग्नि परीक्षा की तैयारी देख रहा हो।
पर उस मास्क वाली लड़की ने बिना झिझक, बिना हिले और बिना नरमी से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी टीम की कोई जरूरत ही नहीं है और न ही इस बिना मतलब की लड़ाई की। रोशनी एक पल के लिए चकित रह गई। अपने उस साफ साफ रिजेक्शन की उसे उम्मीद भी नहीं की थी। उसकी भौहें तन गई। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर कठोरपन आ गया और उसने कहा, ओह, तो तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तुम डर गई? मास्क वाली लड़की की आंखें संकरी हो गई। चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उसकी सांसों की गति अब तेज हो गई थी। ओह, डर? डर तो तुम्हारे जैसे दिखाने वाले करते हैं और जो हर पल खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं यहाँ बेवजह की लड़ाई नहीं और सिर्फ प्रतियोगिता के लिए आई हूँ, और तुम होती कौन हो कि मुझे परखने वाली? उसने फिर व्यंग्य भरे शब्दों में कहा। अब तक युवराज दोनों के बीच आ गया था। वंशवसिन तकरार देख रहा था और अब उसकी नजरें सीधे उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो आवाज सब कुछ उसके पुराने दिल की धड़कन को जिंदा कर रहा था। कहीं कहीं तुम माही तो नहीं? ये सवाल फिर उसके जहन में उठ गया, लेकिन वो सवाल उसके लबों पर नहीं था। तभी रोशनी ने जोर से कहा, अरे बोलो ना, बोलो, करोगी या मुझसे मुकाबला या फिर जुबानी बहस ही से काम चलाओगी? मांस वाली लड़की अब भी शांत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हलचल शुरू हो गई थी। उसका गुस्सा अब उसके हथेलियों की मुट्ठी में बंधने लगा था। वो कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम्हें लड़ाई ही चाहिए तो मिलो मुझसे बाहर 15 मिनट में, ताकि फिर से कोई न ये कह सके कि मैं डरी या भाग गई। फिर वो धीरे कदमों से बाहर चली गई। उसकी चाल अब पहले से ज्यादा तीखी और सदी हुई थी। उसके जाते ही युवराज रोशनी के पास आया और उसने कहा, क्या जरूरत है इस सब की? रोशनी पलटी और बोली, जरूरत थी क्योंकि साहस और घमंड में फर्क होना है। तो वो लड़की कुछ छुपा रही और मैं जानना चाहती हूँ कि वो है क्या। अभ्यास हॉल में एक खास ऊर्जा गूंज रही थी। चारों तरफ वॉलेंटियर्स की हलचल धीरे धीरे शांत पड़ चुकी थी और अब सबकी निगाहें बस उस छोटे सी रिंग पर टिकी थी, जहां रोशनी और वो मास्क पहने वाली लड़की आमने सामने आ गई थी। हवा में एक तनाव छा गया था और जो किसी तूफान के जैसा लग रहा था। रिंग के चारों ओर एक गोल घेरा बना गया था, जिसकी जमीन गद्देदार थी और ताकि चोट लगने का डर कम हो। चारों कोने में खड़े वॉलेंटियर्स ने रिंग की सीमा तय कर दी और नियम घोषित कर चुके थे। बिना हथियार की एकल लड़ाई, कोई खतरनाक वार नहीं, जब तक एक पक्ष झुक न जाए, रुकने का संकेत न दे। दोनों ने एक दूसरे की नजरों से देखा और रोशनी ने आंखों में तीखा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, वही कॉन्फिडेंस जो उसे बार बार विजेता बना चुका था। दूसरी ओर वो मास्क वाली लड़की स्थिर खड़ी थी। उसके चेहरे से कुछ पढ़ना नामुमकिन था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में अनुशासन और आत्मनियंत्रण साफ दिखाई दे रहा था। वॉलेंटियर ने इशारा करते हुए फिर कहा, ठीक है, फिर शुरू करते हैं मैच। दोनों ने अपनी पोजीशन ले ली। रोशनी ने पारंपरिक कराटे स्टांस से घुटनों को मोड़ते हुए हल्का सा झुकाव दिया। उसका दायां पैर पीछे, बाएं हाथ की हथेली खुली हुई थी और सामने की ओर बढ़ गई। दूसरी ओर मास्क वाली लड़की ने एक अलग स्टाइल अपनाई। उसका स्टांट वुशु और ताई ची का मिश्रण था। लगभग शरीर सीधा, लेकिन उसकी दोनों हथेलियां शिथिल होकर भी तैयार अवस्था में थी। पहला वार रोशनी ने किया, एक फुर्ताला स्ट्रेट पंच, लेकिन मास्क वाली लड़की ने बिना हड़बड़ाए उसकी कलाई को पकड़कर उसे एक चक्र की तरह घुमा दिया, जिससे रोशनी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया। अच्छी शुरुआत है, रोशनी ने होठ भींच कर कहा। दूसरे ही पल रोशनी ने एक लो किक मारी, पर लड़के ने ऊंचा जंप करते हुए पैंतरा बदल लिया और वो रोशनी के पीछे खड़ी थी और एक हल्का सा पुश देकर उसे रिंग के साइड तक ले आई। अब लड़ाई तेज हो चुकी थी। दोनों के शरीर पसीने से भीगने लगे थे और रोशनी ने पीछे हटते हुए एक हाई किक मारी। हवा चीरती हुई उसकी एड़ी मास्क वाली लड़की की गर्दन से कुछ इंच दूरी पर रह गई, लेकिन लड़की ने तुरंत जवाब में अपनी स्पिनिंग बैक किक से रोशनी को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर दिया। वॉलेंटियर की आंखें अब चौड़ी हो चुकी थी। अब चारों ओर तेजी से तेजी आवाज आ रही थी और दोनों की चाल भी तेज हो गई थी। मास्क वाले लड़की हर वार का जवाब पैंतरों से दे रही थी। वो न तो गुस्से में थी, न ही भावनाओं में बह रही थी। उसकी हर मूवमेंट किसी ट्रेंड मशीन की तरह लग रही थी। रोशनी समझ चुकी थी कि सामने कोई साधारण विरोधी नहीं है। अब उसने अपने खास मूव्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। वो झुकते हुए नीचे से फ्लिप कर पीछे गई और फिर हवा में उड़ती हुई सीधा लड़के पर वार किया। लड़की ने भी उसी तीव्रता से बचते हुए एक ब्लॉक के से उसके पेट पर हथेली से धक्का दे दिया, जिससे रोशनी जमीन पर गिरते गिरते बची। युवराज रिंग के कोने में खड़ा था और उसकी आंखें हर पल उस मास्क वाली लड़की पर टिकी हुई थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। ये माही कैसे हो सकती है? माही तो वो तो एक साधारण लड़की थी। उसे मार्शल आर्ट्स कहाँ आता था? नहीं, ये सब मेरा भ्रम ही है।
पर उसका दिल कह रहा था, वो चाल, वो संतुलन, वो धड़कने को छूने वाली आहट, ये कोई अनजानी तो नहीं हो सकती। क्या लगता है आपको, क्या वो पहचान पाएगा उस लड़की को, या ये सच में लड़की माही ही है? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ। दोस्तों, 313वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज एक रिंग के कोने में खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। उसकी नजर मास्क वाली लड़की पर टिकी हुई थी और उसका दिल कह रहा था कि वो कोई और अजनबी नहीं हो सकती, वो उसकी माँ ही हो सकती है। अब रिंग की ऊर्जा चरम पर थी। रोशनी ने एक जोरदार स्पिनिंग राउंड हाउस किक मारी, लेकिन मास्क वाली लड़की ने उसके घुटना पर जल झुकते हुए उस पल पर एक टांग से स्विम मूव किया और रोशनी जमीन पर गिर गई। वॉलेंटियर सन पड़ गई। मास्क वाली लड़की ने हाथ बढ़ाया, लेकिन रोशनी ने उसे देखा तक नहीं। उसने खुद को उठाया और चुपचाप बाहर जाने लगी। वॉलेंटियर्स ने कहा, कंटेस्टेंट नंबर 193 की जीत हुई। लड़की ने न सिर झुकाया न ही कोई जश्न मनाया, बस अपने बालों को समेटते हुए मास्क को थोड़ा सा कस लिया और चुपचाप किनारे पर चली गई। युवराज जब भी वहीं पर खड़ा था, उसके अंदर कुछ टूट सा रहा था। वो खुद से ही लड़ रहा था, पर उसका यकीन डगमगाया। नहीं, माही को तो इतना भी नहीं आता था कि मुक्का कैसे मारते हैं। ये तो माही हो ही नहीं सकती। अभ्यास हॉल की हलचल अब शांत हो चुकी थी। भीड़ बिखर चुकी थी, लेकिन युवराज का मन अभी भी उस रिंग में उलझा हुआ था, जहां कुछ देर पहले एक अद्भुत मुकाबला देखा गया था। वो अब भी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें उसी दिशा में थी जिस पर वो मास्क वाली लड़की चली गई थी। उसका कंटेस्टेंट नंबर था 193। उसकी ओर चली जा रही थी और उसकी कदमों की धीमी आवाज मानो उसके धड़कनों के साथ गूंज रही थी। रोशनी पहले ही युवराज के पास आकर अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हार की थकावट, लेकिन आंखों में हार की स्वीकार्यता नहीं थी, बल्कि एक सम्मान था। और उस लड़की के लिए उसने जिसे हरा दिया था। जैसे ही कंटेस्टेंट नंबर 193 उनके पास आई, रोशनी ने शर्त के अनुसार कहा, अब तुम हमारी टीम की मेंबर हो। लेकिन उस लड़की ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए मुस्कुरा कर कहा, टीम मेंबर नहीं, मैं टीम की कैप्टन बन चुकी हूं। तुमने ही कहा था कि अगर तुम जीतोगी तो तुम टीम की कैप्टन बन जाओगी। उसके होठों पर जो डेयरिंग भरी मुस्कान थी, उसने रोशनी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर के लिए रोशनी ने सिर झुकाया, फिर हल्के सी मुस्कान के साथ स्वीकार किया, हाँ हाँ, अब तुम टीम के कैप्टन ही हो। युवराज पूरे इस समय चुपचाप रहा और उसके मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ रही थी। हर बार वो जब लड़की से कुछ बोलती तो उसकी आवाज में वही कंपन उसे महसूस होता जो माही का हुआ करता था। लेकिन अब युवराज के अपने मन को समझा लिया था कि वो माही नहीं हो सकती है। तीनों एक साथ वॉलेंटियर के पास पहुंचे और अपने टीम का रजिस्ट्रेशन करवाकर, उनकी टीम शिवाय में थी कंटेस्टेंट नंबर 089, 221 और 193, जो कि अब टीम के कैप्टन भी थी। रजिस्ट्रेशन के बाद वॉलेंटियर ने मुस्कुराते हुए उन्हें उनके कमरे दिखाए। तीनों ने अपने बैग रखे और यूनिफॉर्म सही की और थोड़ी देर बाद एक साथ फिर बाहर निकल पड़े, वापस उस स्थान की ओर जहां उनकी असली प्रतियोगिता शुरू होनी थी। रास्ते में थोड़ी सहजता आई और जब हवा भी इतनी भारी नहीं लग रही थी, रोशनी ने चलते चलते कहा, वैसे जब हम एक टीम ही हैं तो नाम जानना तो बनता है ना। युवराज ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, हमें बाहर ही तो नहीं बताना, लेकिन हम अपने एक दूसरे का तो नाम जान ही सकते हैं। चलो मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम युवराज है। और मैं रोशनी। रोशनी ने भी कहा। दोनों की नजरें अब उस लड़की की ओर बढ़ गई। उसने बिना हिचक के साथ कहा, मेरा नाम राधिका है। लेकिन उसने मास्क अब भी नहीं हटाया था। उसके अंदर एक अजीब सी दूरी थी। राधिका का यह नाम सुनते ही युवराज का दिल बैठ सा गया। एक आखिरी उम्मीद थी कि उसके भीतर की शायद वो खुद को माही कहेगी, लेकिन जैसे ही उसका नाम राधिका उसके कानों में पड़ा, एक गहरी निराशा उसके चेहरे पर तैर गई। वो मन ही मन बोला, नहीं, ये माही तो नहीं हो सकती। मेरी माही कभी भी मुझसे छुप कर नहीं रहती। वो तो एक सीधी सादी मासूम सी लड़की थी। ये तो एक फाइटर है। मैं बेवजह अपने मन को भरमा रहा हूँ। मुझे अब इस भ्रम से बाहर निकलना होगा, वरना मैं इस प्रतियोगिता पर ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा। अपने विचारों को पीछे छोड़ते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, राधिका अब हमारी टीम की लीडर है। अब वही तय करेगी कि किसका मुकाबला किससे होगा। राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जब तक हम साथ में हैं तब तक हमें रणनीति के साथ चलना होगा। यहाँ हर एक मुकाबला हमारे अस्तित्व की परीक्षा है। सिर्फ ताकत ही नहीं, दिमाग भी चाहिए। तीनों अब एक टीम बन चुके थे। रास्ता अब और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब उनके कदमों में एक लय थी। पहले लड़ाई कुछ ही घंटों में शुरू होनी थी और अब टीम सिवाय पूरी तरह से तैयार थी, मुकाबले के लिए और शायद उन रहस्यों के लिए भी जो अभी उजागर होने बाकी थे। प्रतियोगिता स्थल की हलचल अपने चरम पर थी। ऊंची छतों से टंगी लाइटें अब धीरे धीरे जल उठी थी। चारों तरफ से आए दर्शकों की कानाफूसी और बैठने की आहटें एक अनकही तनाव को जन्म दे रही थी।
रोशनी, युवराज और राधिका अपने तीनों सफेद और ग्रे रंग के मार्शल आउटफिट्स में किसी सेनानी से कम नहीं लग रहे थे। जैसे वे प्रतियोगिता हॉल में पहुंचे, एक वॉलेंटियर उनके और तेज कदमों से बड़ा और गंभीर आवाज में बोला, आपकी फाइट पहली टीम नंबर 187 401 और कंटेस्टेंट नंबर 325 से होगी। कृपया तैयार हो जाएं। ये सुनते ही राधिका ने बिना समय गवाए तुरंत निर्णय लिया, मैंने सुना है कि इन तीनों में से सबसे खतरनाक 401 है, उससे मैं लड़ूंगी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था, कोई घबराहट नहीं, कोई संदेह नहीं। युवराज ने भी उसकी आंखों में देखकर कहा, ठीक है, मैं कंटेस्टेंट नंबर 325 से लड़ लूंगा। रोशनी ने भी बिना किसी अवरोध के कहा, और मैं 187 से। अब ये फाइट का क्रम तय हो गया था, 401 वर्सेज 193, कंटेस्टेंट नंबर 325 वर्सेज 089 और 187 वर्सेज 221। प्रतियोगिता हॉल अब किसी पुरातन युद्ध भूमि की तरह लग रहा था। कोने में सुरक्षा के साथ साथ अनुभवी जज मौजूद थे और रिंग के चारों ओर बैठे दर्शकों और मार्शल आर्ट प्रशिक्षक तीनों फाइट्स के प्रदर्शन को उत्सुकता से देखने को बेताब थे। टीम सिवाय यानी राधिका, युवराज और रोशनी अब आधिकारिक रूप से एक इकाई बन चुके थे। तीनों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, हम सिर्फ यहाँ लड़ने नहीं, जीतने आए हैं, राधिका ने दृढ़ता से कहा। पहली फाइट शुरू होने की अनाउंसमेंट हुई और यह मुकाबला कंटेस्टेंट नंबर 325 और 089 का था। हॉल में अंदर जैसे ही दोनों खिलाड़ी रिंग में आए, चारों ओर की हवा गाढ़ी होने लगी। दर्शकों की नजरों में उत्सुकता थी और युवराज के चेहरे पर संयम और एक रहस्यमय गंभीर था। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, फाइट जीतनी है किसी भी कीमत पर। उधर प्रतियोगिता कंटेस्टेंट 325 ने भी अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए एक लंबी सांस भरी और हल्की मुस्कान के साथ युवराज की ओर देखा। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ गया था। वॉलेंटियर ने हाथ उठाए और एक तेज आवाज में घोषणा की, राउंड 1 फाइट शुरू करते हैं अभी। जैसे ही राउंड शुरू हुआ, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगे। युवराज की आंखों के सामने पैरों पर टिकी थी। वो जानता था कि असली हमला पैरों से ही शुरू होता है। कंटेस्टेंट नंबर 325 ने पहल की, फ्लाइंग फ्रंट किक, एक सीधी छाती की ओर आती हुई किक। युवराज ने समय रहते साइड स्टेप और आउटसाइड ब्लॉक का प्रयोग किया और उसका वार बचा लिया। फिर तेजी से घुमाव में युवराज ने स्पिनिंग बैक किक मारी, जो सीधे कंटेस्टेंट 325 की पसलियों पर जाकर लगी। दर्शकों में हल्की सी ऊँ की आवाज आई। कंटेस्टेंट 325 थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसने तुरंत लो लेग स्वीप से युवराज के संतुलन को तोड़ने की कोशिश की। युवराज ने हल्का सा उछाल देते हुए खुद को बचा लिया और उसका जवाब दिया जंपिंग नी स्ट्राइक से। पहला राउंड बेहद तेज और तीखा रहा। सीटी बजी और कहा, पहला राउंड समाप्त होता है। कंटेस्टेंट 325 का एक हाथ अपनी पसलियों पर चला गया। दर्द उसके चेहरे पर साफ आ गया था और युवराज के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें जरूर थी, लेकिन उसकी आंखें अब और भी ज्यादा स्थिर हो गई थी। दूसरा राउंड शुरू होते ही कंटेस्टेंट 325 ने आक्रामक रुख अपनाया। उसने एक के बाद एक 3 पंच मारे, जैब, क्रॉस और अपरकट, एक पूरा कॉम्बिनेशन। युवराज ने सिर झुकाकर रिवर्स डिफेंस अपनाई और 2 पंचों को चकमा दे दिया, जबकि तीसरा उसके कंधे को छू गया। अब बारी थी युवराज की। उसने अपने पैरों से जमीन को मजबूती से पकड़ते हुए राउंड हाउस किक मारी, जो कंटेस्टेंट 325 के कंधे पर लगी। वो थोड़ा सा लड़खड़ा गया, लेकिन संभल गया। अब दोनों के बीच में क्लिच आ गए थे। नजदीक का खेल शुरू हो गया था और कोहनी और घुटनों की मार, युवराज लेफ्ट एल्बो स्ट्राइक, कंटेस्टेंट 325 राइट एल्बो स्ट्राइट और युवराज शोल्डर पुश और हुक पंच से लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे थे। उसने 325 को थोड़ा सा पीछे भी धकेल दिया। युवराज ने मौके का फायदा उठाकर एकदम से जंप स्पिनिंग कुक किक मारी और ये कंटेस्टेंट 325 के जबड़े के पास से निकल गई, लेकिन हवा में जोर इतना था कि कंटेस्टेंट 325 पीछे हट गया। इतने में सीटी बजी और रेफरी ने फिर कहा, एंड ऑफ राउंड 2। जब इस बार दोनों थक गए थे, लेकिन कंटेस्टेंट 325 के चेहरे पर अब डर की एक परत भी आ गई थी। अब जब सब कुछ इस राउंड पर निर्भर था, दर्शक सांस रोककर खड़े थे। रोशनी और राधिका दूर खड़े देख रही थी। राधिका की आंखें युवराज की चाल पर टिक गई थी, जैसे वो उसका हर मूव स्कैन कर रही हो। कंटेस्टेंट 325 ने चीखते हुए हमला किया, जैसे वो डर को ताकत में बदलना चाहता हो। फ्लाइंग साइड किक, ये हमला बेहद खतरनाक था, लेकिन युवराज पहले से तैयार था। उसने रोलिंग डक और लेग ग्रैब किया और एक पल में कंटेस्टेंट 325 को जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद युवराज सीधा उसके ऊपर आया और अपने आर्म से उसको लॉक कर दिया। वो हांफता रहा और लेकिन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, निकल नहीं पा रहा था। रेफरी ने देखा कि कंटेस्टेंट 325 अब जवाब भी नहीं दे रहा है। उसके बाद 325 ने 3 बार जमीन पर थपथपा दिया।
रेफरी ने भी हाथ उठाकर ऐलान किया, कंटेस्टेंट नंबर 089 इज विनर। कंटेस्टेंट 325 लड़खड़ाता हुआ उठा और उसकी आंखों में हार का दुख था, लेकिन उसने युवराज की तरफ देखकर सिर झुकाया। युवराज ने भी आदर से झुककर उसका सम्मान किया। रोशनी मुस्कुराई और बोली, शानदार शुरुआत की है तुमने, अब मेरी बारी है। राधिका चुप थी, वो बस एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर रही थी। लेकिन युवराज जानता था ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये शुरुआत थी उस सफर की जो उन्हें बहुत दूर तक लेकर जाने वाला था। क्या रोशनी जीत पाएगी? इसी तरीके से रोशनी आगे बढ़ पाएगी या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 314वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शिमला की बर्फीली वादियों में बसे उस रहस्यमय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का मैदान अब सन्नाटे और उत्साह का मिश्रण बन चुका था। चारों ओर सुरक्षा के जवान तैनात थे, ऊंचे मंच पर निर्णायक बैठे थे और अब मुकाबला शुरू होना था। रोशनी वर्सेज कंटेस्टेंट नंबर 187 का। रोशनी अपने सफेद रंग के शिवाय आश्रम के प्रतीक चिन्ह वाले पोशाक में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिंग में प्रवेश कर रही थी। उसके चाल में संतुलन था और चेहरे पर गहराई और आंखों में आग दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर कंटेस्टेंट नंबर 187 एक लंबी सदी हुई और रहस्यमय महिला काले रंग के परिधान में अपने दस्तानों को कड़कड़ाते हुए रिंग की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर आधा मास्क था, लेकिन उसकी आंख एक ही बात कह रही थी, ये मेरी जमीन है। जैसे ही घंटी बजी और रोशनी ने अपनी पोजीशन ली, उसने सूर्य मुद्रा में अपने पैर जमाए और दोनों हाथ आगे फैलाकर शरीर को लचकदार बना लिया। यह वही मुद्रा थी जो उसने अभिमन्यु के सानिध्य में सीखी थी और जिसने उसकी शक्ति को साध लिया था। कंटेस्टेंट नंबर 187 ने पहले चक्कर में केवल निगाहों से रोशनी को तोला, लेकिन रोशनी ने इंतजार नहीं किया और उसके सामने आकर एक स्पिनिंग हुक किक से वार कर दिया, जो सीधा कंटेस्टेंट नंबर 187 के कंधे पर पड़ा। कंटेस्टेंट ने वो लड़खड़ा गई, लेकिन उसने तुरंत बैकफुट लिया। दर्शकों की भीड़ में हलचल मच गई। इतने में पीछे से एक आवाज आई, वाह, 221 ने तो अपनी बढ़त बना ली है। फिर क्या था? 221 रोशनी ने अपने गुरु के शब्दों को याद किया, दृढ़ता और गति, बस यही दो शस्त्र थे उसके पास, और वही मंत्र के साथ आगे बढ़ी और एक के बाद एक पंच और एल्बो स्ट्राइक, नी अटैक के साथ शॉर्टकट किक्स मारकर 187 को मौका ही नहीं दिया। पहले राउंड के अंतिम क्षणों में रोशनी ने एक जंपिंग एक्स किक मारी जो कंटेस्टेंट नंबर 187 के गाल पर लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी और रेफरी ने तुरंत काउंट शुरू किया, 1 2 3। लेकिन कंटेस्टेंट नंबर 187 झटके में उठी और राउंड खत्म हो गया। पहला राउंड रोशनी के नाम। भीड़ में युवराज और राधिका की आंखों में भी चमक आ गई थी। दूसरे राउंड की शुरुआत होते ही कंटेस्टेंट नंबर 187 पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब पहली जैसी शांति नहीं थी, वो क्रोध और चुनौती से भरी हुई थी। रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, उसने एक पहले एक काउंटर पंच को रोक लिया और सीधे पेट पर एक तीखी किक मारी। रोशनी को थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन उसने खुद को फिर से संतुलित किया, मगर तभी कंटेस्टेंट नंबर 187 ने चमत्कारिक गति से उसकी पसलियों पर 3 घुसे जड़ दिए। धप धप धप। उफ! रोशनी पीछे हुई, पर इससे पहले वो संभलती कंटेस्टेंट नंबर 187 ने नी अटैक से उसकी जांग पर हमला किया और फिर गर्दन की ओर बढ़ते हुए स्पिनिंग बैक किक मारी। रोशनी जमीन पर गिर गई। भीड़ से कुछ चीखें उठी। युवराज खड़ा हो गया, उठो उठो 221, उठो, तुम हार नहीं मान सकती, उसके दिल ने पुकारा। रेफरी ने गिनती शुरू की, 1 2 3। रोशनी ने जमीन पर हाथ जमा लिए। उसकी सांसें तेज थी, पसलियों में दर्द हो रहा था, पर आंखों में चमक थी। नहीं, नहीं, अभी बहुत बाकी है, उसने खुद से कहा और उठ खड़ी हुई। लेकिन कंटेस्टेंट नंबर 187 की आक्रामकता अब चरम पर थी। उसने रोशनी को क्लिंच में पकड़ लिया और फिर सिर पर 2-3 स्मैश मारे, जिससे रोशनी की दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई। पर इस बार राउंड की समाप्ति रोशनी के दर्द और थकावट के बीच हुई। दूसरा राउंड स्पष्ट रूप से कंटेस्टेंट नंबर 187 के पक्ष में गया और भीड़ अब और भी ज्यादा उत्साहित हो गई थी। तीसरे राउंड की घंटे बजने से पहले वो एक छोटा सा क्षण था जैसे समय स्थिर सा हो गया था। रोशनी ने आंखें मूंद ली। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें बेकाबू थी और होठ सूख कुचके थे। उसकी पसलियों में अब उस नी अटैक से जलन बाकी थी, लेकिन उस जलन के नीचे एक और आग सुलग रही थी, हार न मानने की, उठ खड़े होने की। उसे याद आया कि गुरु अभिमन्यु की आवाज, एक असली फाइटर वही होता है जो तब तक लड़े जब तक शरीर साथ न छोड़ दे, लेकिन आत्मा कहे अभी बाकी हूं मैं। वो धीमी गति से घुटनों के बल बैठ गई और उसके सामने जमीन पर पसीने की बूंदें गिरी। उसी क्षण उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तुम हारने के लिए नहीं बनी रोशनी, वो राधिका थी।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो राधिका को, जो अब तक सख्त दिखती थी, पहली बार कोमलता से मुस्कुराई। तुम जानती हो ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हम सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहे, हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो कभी अपने आवाज खो चुके हैं। तुम हार जाओगी तो सिवाय टीम की रोशनी बुझ जाएगी, और तुम तो खुद ही रोशनी हो ना। राधिका ने हल्का सा सिर झुकाया। रोशनी ने एक पल को उसकी आंखों में झांका। वहां सिर्फ दोस्ती नहीं, वहां भरोसा भी था। और दूसरी ओर एक और आवाज आई। युवराज ने भी रोशनी को ढाढ़स बंधाया। रोशनी चलने लगी। उसके पैर थक चुके थे, लेकिन हर कदम में लय थी, जैसे कोई पुराने शास्त्रीय संगीत की बंदिश को गाकर गुनगुना रहा हो। कंटेस्टेंट नंबर 187 ने पहली चाल चल दी और एक तेज किक रोशनी के पेट पर मारी। मगर इस बार रोशनी पीछे नहीं हटी। उसने अपने हाथों से किक को थाम लिया और एक गोलाकार मोशन में खुद को घुमाते हुए कंटेस्टेंट नंबर 187 के सीने पर जोर से धक्का मार दिया। भीड़ में फिर से जान आ गई। तालियां बजने लगी। कंटेस्टेंट नंबर 187 को शायद ये उम्मीद नहीं थी। वो पीछे हटी, और लेकिन फिर उसकी आंखों में अजीब सा डर था। क्यूरियोसिटी उभर आई थी। ओह, तो तुम वापस कैसे खड़ी हो गई? उसकी आंखें पूछ रही थी। 187 अब पीछे नहीं रही। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखें अब अरचाल का पागलपन से भरी हुई थी, जैसे वह खुद को खो बैठी हो। वो झपटी, झुकी और फिसली, और फिर झपटकर रोशनी की कमर पर सीधा वार कर दिया। एक क्रोस पंच से रोशनी की बाईं पसलियों पर पड़ा। रोशनी एक पल को झुकी। उसकी सांस से रुक गई। आह! उसकी धीमी सी आह निकली। उसने अपने होंठ खींच लिए। 187 ने अब क्लिंच में उसे ले लिया और दो नी अटैक उसके पेट पर दे मारे। जैसे ही रोशनी नीचे गिरी, उसने एक के बाद एक भारी किक से वार किया, जो उसके कंधे की हड्डी के पास जाने लगा। भीड़ एकदम से सन्न रह गई। सभी 187 के मूव्स की तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी पीछे से राधिका की आवाज आई। उठो 221, उठो, तुम ऐसे नहीं गिर सकती, तुम्हें लड़ना ही होगा। जमीन पर पड़ी रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अंधेरा दिख रहा था, और उस अंधेरे में अपने उसके गुरु की और छवि आ गई थी। और जब उसने कहा था कि हार मान ले, आत्मा से तुम शिवाय की शिष्या हो, तुम्हें भ्रम की चेतना है, उठो और अब वक्त आ गया है। और तभी रोशनी ने जमीन पर दोनों हाथ जमाए और उसकी हथेलियां कांप रही थी। लेकिन जैसे ही कोई अग्नि उसमें बह गई हो, उसने बुदबुदाया और उठ खड़ी हुई। अब मैं तुमसे नहीं, अपने अतीत से लड़ रही हूँ। भीड़ एकदम चकित हो गई। रोशनी की आंखें अब शांत थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, ना ही कोई गुस्सा, बस साधना थी। उसने एक विशेष मुद्रा ली और पैरों को त्रिकोणाकार रखकर एक हाथ आकाश की और दूसरा धरती की ओर कर लिया। राधिका चौंक गई। युवराज मुस्कुराया। गगन प्रहार मुद्रा? युवराज ने फुसफुसाया। यह वही मुद्रा थी जिसे अभिमन्यु ने कभी शिवाय की अंतिम शक्ति कहा था। 187 ने वार किया, और अब वो हर वार को पढ़ रही थी, जैसे उसे पहले ही पता हो कि अगला कदम क्या होगा। वो बाएं हटी, फिर दाएं घूमी और 187 की कोहनी पर एक स्टिक वार किया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। अब रोशनी ने आक्रमण शुरू कर दिया। उसने दोनों हाथों से एक साथ त्रिकाल चक्कर चलाए और तीनों मूव्स एक साथ, ऊपरी पंच, माथे पर वार और मिडल बेली स्लैश किक, उसकी कमर पर राउंड किक और स्पिनिंग किक से घुटनों को बीच में घूमती हुई किक मार दी। 187 कुछ समझ पाती उससे पहले वो जमीन पर गिर चुकी थी। उसका मास्क आधा टूट गया था और चेहरे पर पसीना नहीं, शांति थी। रेफरी एकदम से दौड़कर उनके बीच आया। उसने लगातार जमीन को थपथपाया। 1 2 3 4। 187 हिली मगर उठ न पाई। 5 6 7 8 9 10। फिर रेफरी ने घंटी बजा दी। भीड़ एकदम खड़ी हो गई। लगातार चारों तरफ से तालियां, सीटी और नारे की वजह से हॉल गूंज उठा। राधिका दौड़कर आई और रोशनी को गले लगा लिया। युवराज भी वहां आ गया था। कुछ नहीं बोला, बस रोशनी का सिर अपने सीने से लगा लिया। और तभी डॉक्टर अंदर आया और 187 को स्ट्रेचर पर उठाकर ले गए। उसने जाते जाते रोशनी की तरफ देखा और वो पहली बार मुस्कुराई। घंटे की आवाज का गूंजना बंद हो चुका था। भीड़ अब झूम रही थी, लेकिन रिंग के पास सन्नाटा पसर गया था। रोशनी का शरीर थकावट से कांप रहा था। उसकी सांसें अनियमित थी। आंखें बार बार बंद हो रही थी, मानो वो किसी सपने में चली गई हो। तभी दो मजबूत हाथों ने उसे सहारा दिया। मैं हूं ना? वो युवराज था, और दूसरी ओर से राधिका झुककर उसके पैरों के पास आई। उसकी चाल तेज थी, लेकिन आंखें स्थिर और किसी अनुभवी वैद्य के जैसी। उसने रोशनी की कलाई पकड़ी और दो उंगलियां नाड़ी पर रख दी। नाड़ी धीमी चल रही है, लेकिन यह ठीक है। फिर उसने अपनी जैकेट से अंदरूनी जेब से एक छोटी सी चमड़े की डिब्बी निकाल ली। उसमें से उसने 4 सफेद बारीक सुइयां निकाली। उनकी चमक बता रही थी कि आम सुइयां नहीं थी। युवराज चौंक गया। ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया।
बिना कुछ कहे उसने रोशनी की कलाई के अंदरूनी हिस्से कंधे के पास से पीठ पर एक विशेष नस पर सुइयां सावधानी से चुभो दी। रोशनी की आंखें खुली और उसका माथा हल्का सा उठा। तुम ठीक हो, तुम ठीक हो जाओगी रोशनी, राधिका ने धीमे से कहा। थोड़ी थोड़ी तो राहत मिल रही है मुझे, रोशनी ने भी फुसफुसाया। राधिका ने सुइयां निकालकर उन्हें सावधानी से डिब्बे में रख लिया और फिर युवराज की ओर मुड़ी। मैं भी अब अपनी फाइट खत्म करने जाती हूँ, फिर उसने कहा और उठ खड़ी हुई। युवराज ने एक पल को राधिका की आंखों में देखा। वो आंखें जो मास्क के पीछे अब भी आग की तरह चमक रही थी। उस मास्क ने राधिका के पूरे चेहरे को छिपा रखा था, बस आंखें ही दिख रही थी। युवराज का मन बेचैन हो गया। तुम हो कौन राधिका? तुम्हारी ये आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही? युवराज ने चाहा कि वो उसे पूछ ले और उसे रोक ले। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या युवराज उससे पूछेगा? और ये लड़की है कौन, वो इतनी ताकतवर है और हर तरीके की नॉलेज रखती है? चलिए जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप अपनी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए। और दोस्तों, आप आजकल बिल्कुल भी कहानी को लाइक नहीं करते, तो एक थम्स अप, एक लाइक जरूर से जरूर वीडियो पर कर दिया करो और साथ में प्यारे प्यारे कमेंट भी हमें करके जरूर बताया करो। दोस्तों, 315वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज का मन बेचैन हो गया था कि वो उससे पूछे कि वो राधिका है कौन आखिर ये, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। राधिका कुछ पल ठहरी, उसने युवराज से आंखें हटाई और रिंग की ओर बढ़ गई। अब मंच पर सबकी निगाहें राधिका पर थी। कंटेस्टेंट नंबर 401 पहले से रिंग में ऊंचा, लंबा, चौड़ा और मांसपेशियों किसी जंगली जानवर जैसा लग रहा था। जैसे उसकी चाल में घमंड था और उसकी हरकतें बता रही थी कि वो हर लड़ाई को अपनी ताकत से जीतता होगा। राधिका उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन दृढ़। उसका शरीर एकदम शांत था, चाल में कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। वो ऐसे चल रही थी जैसे रिंग पर नहीं किसी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रही हो। घंटी बजी और भीड़ के शोर ने दीवारों को हिला दिया। कैमरों की लाइटें चमकी और स्क्रीन पर लाइन उभर आई। कंटेस्टेंट नंबर 193 वर्सेस कंटेस्टेंट नंबर 401। 401 ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और भीड़ उसकी जय जयकार कर रही थी। वो रिंग के बीच में एक आकर ऐसा खड़ा हुआ था जैसे उसका दरबार हो और सामने वाली लड़की सिर्फ एक खेल हो। वहीं दूसरी ओर राधिका एक शांत नदी की तरह धीरे धीरे रिंग की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में न तो दिखावा था और न ही घबराहट। घंटे के बजते ही 401 ने इंतजार नहीं किया और पहले ही सेकंड में वो राधिका की ओर दौड़ा और बायां मुक्का उसके सीधे जबड़े की ओर दबाकर मारा। हवा को चीरता हुआ उसका मुक्का राधिका की ओर आया, बट शी वॉज रेडी। वो एक धीमी और स्टिक मूवमेंट से राधिका ने अपने कंधे को पीछे किया और उसका वार हवा में चला गया। 401 भुचक कर रह गया। इस बार उसने नीचे झुककर एक घुटने के बल से लो पंच किया, राधिका की पसलियों का निशाना बना लिया। राधिका ने अपने दोनों हाथों को एक एक्स ब्लॉक बनाया और उस पंच को वहीं पर रोक दिया। क्या? 410 की आंखों में हैरानी थी। भीड़ अब चीखने लगी थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ ताकत नहीं और चतुराई और संतुलन का संग्राम शुरू हो चुका था। 401 की तकनीक गलत नहीं थी। वो एक ट्रेंड फाइटर था और वो क्रोधित हो रहा था। उसके वार अब बेतरतीब हो रहे थे। एक घुसा राधिका के गाल की ओर ब्लॉक और एक किक उसकी जांघ पर साइड स्टेप पर देकर मारी। एक दूसरा घुसा उसकी पेट की ओर राधिका ने आधे शरीर को पीछे झुका लिया। बालों की एक लट हवा में उड़ गई। राधिका अब भी शांत थी। उसके चेहरे पर न तो मुस्कान थी न ही भय। वो सिर्फ देख रही थी 401 के हर मूव का पैटर्न, उसकी सांसों की गति और उसकी आंखों की दिशा। जैसे वो लड़ नहीं रही हो बल्कि उसको लगातार पढ़ने की कोशिश कर रही हो। राउंड का अंतिम मिनट शुरू हो चुका था। कमेंटेटर चिल्ला उठा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अद्भुत है। कंटेस्टेंट 401 अब तक कोई भी सही स्ट्राइकर नहीं कर पाया है और 193 शी इज लाइक अ घोस्ट, अनटचेबल। 401 का गुस्सा अब और भी ज़्यादा तमतमा उठा था। उसने अपना राइट पंच उठाया। इस बार सीधा उसके कंधे से आ रहा था। पूरा वजन डालकर उसने राधिका की कलाई को धीरे से छुआ और फिर शेर पंच से वो एक पल में जिसने सब कुछ बदल दिया था, एक सांस की तरह तेज। राधिका ने अपने बाएं पैर से हल्का झटका दिया और दाएं पैर का संतुलन बनाते हुए उसने अपनी पूरी ताकत, रफ्तार और गुरुत्व को केंद्रित किया। उसका दायां हाथ कमर से झुककर पीछे गया और फिर एकदम धड़ाक की आवाज़ आई। एक गूंजती हुई आवाज़ के साथ उसका पैर 401 के पेट में आकर धंस गया। ये कोई साधारण पंच नहीं था। यह उस तकनीक का परिणाम था जो किसी की बरसों की साधना से की जाती है। पंच ऐसा था कि शरीर में तरंगे फैल गई, शरीर की सभी हड्डियां जनहा उठी। 401 की आंखें चौड़ी हो गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका शरीर हिला और फिर वो लड़खड़ा गया। वो 2 कदम पीछे और तीसरा कदम फिर घुटनों पर दे मारा।
धड़ाम वो नीचे ही गिर गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कमेंटेटर एकदम चुप हो गया। युवराज की आंखें भी फटी की फटी रह गई। राधिका पीछे हट गई। उसने दोनों हाथ अपने पीछे मोड़ लिए और उसकी पीठ सीधी थी, गर्दन झुकी हुई और मानो वो अपने प्रतिद्वंदी के सम्मान में सिर झुका रही हो। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई ताली भी नहीं बजा रहा, बस एक खामोशी थी। शेर पंच ने सिर्फ शरीर नहीं, एक अहंकार को भी नीचे गिरा दिया था। तभी रेफरी की आवाज आई, राउंड 1 समाप्त होता है, दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाओ। कहने के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर दूसरा राउंड भी शुरू हो गया। तूफान की वापसी मगर पर्वत अडिग था। घंटी बजते ही 401 ने अपने जगह से उठकर खड़ा हुआ और वो दर्द अब भी सह नहीं पा रहा था। बस उसके अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भर गया था। दूर खड़े उसने अपने गुरु की ओर देखा। उसके गुरु ने उसे फुसफुसाकर कुछ आदेश दिया। वो शायद कोई स्पेशल मूवमेंट का इशारा कर रहा था। राधिका उस जगह से बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ी जैसे पहले की तरह बढ़ रही थी। उसकी आंखें फिर उसी को देख रही थी, लेकिन इस बार वो थोड़ी सतर्क थी। उसने जान लिया था कि अब ये फाइट और भी ज्यादा निजी हो गई है। 401 ने रिंग में उतरकर रफ्तार पकड़ ली और एक बार वो इधर उधर नहीं भटका, सीधे केंद्र की ओर बढ़ा और राधिका के बाएं कंधे पर एक तेज किक मारी। राधिका ने कंधा पीछे खींचकर उसे चकमा देने की कोशिश की, मगर इस बार हमला बारीक था। किक उसकी बाहरी बाह को छूकर चली गई। भीड़ ने पहली बार देखा कि राधिका पीछे हट गई। कमेंटेटर चिल्लाया, लुक एट दैट, लुक एट दैट। 401 ने राउंड शुरुआत करते ही अपने कब्जे में अपने राउंड को कर लिया है। 401 ने इस बार कोई समय नहीं गया। अगली पहली स्ट्राइक एक स्पिनिंग एल्बो और सीधे राधिका की गर्दन की दिशा में उसने दे मारी। राधिका ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी बाएं भुजा पर प्रहार लग ही गया। एक हल्की चीख से उसके भीतर से उठ गई। युवराज की मुट्ठियां भी भींच गई। वो चुपचाप स्क्रीन को देख रहा था। उसके चेहरे पर अब चिंता थी और वो राधिका इस बार थोड़ी सी हिल गई थी। उसके कंधे पर हल्का खून भी छलक आया था। उसकी सांसें पहले जैसे शांत नहीं थी। 401 ने देखा और मुस्कुरा दिया। वो अब नशे में था, जैसे हर चोट उसे अपनी जीत के और पास लेकर जा रही थी। उसने राधिका के पास आकर फुसफुसा कर कहा, अब तुम नहीं बचोगी, या तो हार मान लो। राधिका कुछ नहीं बोली। वह अब तक आंखें झपकाए बिना बस उसे ही देखती रही। फिर उसने अपना एक कदम पीछे ले लिया, जैसे वो लग रहा था कि वो थक गई हो। 401 ने एक और घुसा राधिका की पसलियों की ओर मारा और वो लग गया। राधिका का शरीर झटका खा गया। उसके कमर झुकी और वो पहली बार एक बार घुटने के बल नीचे गिर गई। भीड़ में फिर से शोर बढ़ गया, क्या ये 193 का अंत है? वो नीचे है, ये हो सकता है। 401 ने अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर लोगों की ओर देखा और अब जीत बस कुछ सेकंड दूर हो। लेकिन तभी राधिका ने अपना हाथ एक जमीन पर रखा और सीधे खड़ी हो गई। उसने गर्दन उठाई। उसकी आंखें अब भी शून्य में नहीं देख रही थी, वह प्रतिशोध से भरी हुई थी। राधिका ने एक लंबी सांस ली। सामने से 401 दौड़कर आ रहा था, लेकिन राधिका ने उसके रफ्तार का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करना चाहा। वो जब राधिका की ओर बढ़ रहा था तो उसने एक घूमती हुई पलटी ली और 401 के पैरों पर वार किया। 401 गिरा नहीं, डगमगा गया और इस बार राधिका ने पीछे की उसकी गर्दन के पास हाथ घुमाया। नारो हिट पॉइंट और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। 401 ने आखिरी वार करने की कोशिश की, एक जबरदस्त अपरकट। राधिका ने हाथ उठाया और ब्लॉक कर दिया। फिर राधिका ने दोनों हाथों को सामने से जोड़ा और 401 की छाती पर अपने दोनों हथेलियों को जोरदार धक्का दे मारा। ये कोई साधारण धक्का नहीं था, यह एक्यूप्रेशर्स और मार्शल आर्ट का अद्भुत मेल था। 401 हवा में कुछ इंच ऊपर उठा और फिर धड़ाम से नीचे रिंग पर जा गिरा। रेफरी भी एकदम से चौंक गया और उसने तेज से एकदम घंटी बजा दिया। उसके बाद डॉक्टर्स दौड़े और स्ट्रेचर को लेकर आ गए। राधिका अब भी खड़ी थी, सांसें तेज थी और शरीर थका था, लेकिन उसके पीछे उसका चेहरा शांत दिखाई दे रहा था। भीड़ भी एकदम शांत और एकदम सन्नाटे से खड़ी हो गई थी। युवराज के चेहरे पर भी मुस्कान थी। राधिका जीत चुकी थी। घंटी बजने से पहले ही रिंग में एक अजीब सी खामोशी भी छा गई थी। डॉक्टर्स अभी अभी 401 को चेक करके हरी झंडी दिखा चुके थे। वो अब भी सांस ले रहा था, पर उसके चाल में वो पहले जैसी क्रूरता नहीं रही। उसकी आंखों में कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा था। उसने किसी को जैसे पहचान लिया, खुद को भी और सामने वाले को भी। राधिका अब भी उसी अंदाज में खड़ी थी। युवराज और रोशनी किनारे से उसे देख रहे थे। रोशनी ने धीमे से कहा, अगर राधिका ने ये राउंड जीत लिया तो हमारी टीम की नई पहचान बन जाएगी। उसके बाद रेफरी ने 401 के पास जाकर दोबारा पूछा, क्या वो लड़ाई कर सकता है या नहीं। उसने हामी भरी और उसके बाद रेफरी ने अनाउंसमेंट की, तीसरा राउंड शुरू होता है। तीसरा राउंड की घंटी बजते ही 401 ने दौड़ने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे धीरे राधिका की ओर कदम बढ़ाए। उसके हर कदम में अब संयम था, जीत थी और एक नया डर भी। डर हारने का नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई से टकराने का।
राधिका वहीं पर खड़ी रही, एक बार फिर संयम की मूर्ति बनकर। 401 ने पहला वार किया, सीधा मुक्का राधिका के जबड़े की ओर। राधिका ने एक तेज झुकाव लिया और वार को हवा में बहा दिया, पानी की तरह जैसे हवा तैर गई। 401 अब अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था। उसने किक्स, पंचेज और एल्बो हर तकनीक से वार किए, लेकिन राधिका ने सिर्फ एक काम किया, टाइमिंग। वो हर वार को सिर्फ सेकंड में 7वें हिस्से में ही चकमा दे रही थी, ना ज्यादा ताकत लगाई और ना ही ज्यादा दौड़ भाग। लोग अब सांस रोककर लड़ाई देख रहे थे। 3 मिनट बीत चुके थे। 401 थकने लगा था, उसके चेहरे पर अब पसीना नहीं, झुंझलाहट आ गई थी। उसने एक जोरदार चित्कार किया और पूरी ताकत से राधिका के सिर की ओर किक मारी। राधिका ने इस बार कदम आगे बढ़ाया, उसने किक को बीच में ही रोका और उसका पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। 401 रिंग पर गिर पड़ा, उसके हाथ जमीन पर टिके थे और आंखें उलझी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये तकनीक क्यों फेल हो रही है। राधिका उसके पास आई, उसने बहुत धीरे से कहा, तुमने लड़ाई को सिर्फ जीतने का जरिया समझा है, मैंने इसे खुद को जानने का रास्ता बनाया है। 401 की आंखें कांप गई, उसे अब राधिका में दुश्मन नहीं आईना दिख रहा था। घंटे बजने में अब सिर्फ 30 सेकंड बजे थे। 401 फिर खड़ा हुआ और उसने अब कोई चाल नहीं, बस एक सीधा मुक्का राधिका की ओर बढ़ा दिया। राधिका ने उसे पकड़कर उसकी कलाई को मोड़ा, उसे घुमाया और फिर एक बार नर्व पॉइंट पर दोबारा से पंच कर दिया। 401 का शरीर सुन पड़ गया, वो लड़खड़ाया और धीरे से जमीन पर नीचे गिर पड़ा। रेफरी उसके पास आया, उसने चेक किया कि 401 दोबारा से लड़ाई करने में दोबारा से नहीं उठ सकता है, तो उसने घोषणा की, एंड द विनर इज कंटेस्टेंट नंबर 193। पूरी भीड़ खड़ी हो गई, तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। रोशनी मुस्कुरा रही थी, युवराज का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गिला सा था। तभी सामने से अभिमन्यु ने एक इशारा किया। अभिमन्यु के इशारे से युवराज, रोशनी और राधिका तीनों एकदम से सुन से पड़ गए थे। क्या लगता है दोस्तों आपको, अभिमन्यु ने क्या इशारा किया होगा? क्या कहा था अभिमन्यु ने इशारे ही इशारे में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दें।